अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। और जैसे कि चार्ट में मैंने आपको बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज में केवल दो रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है। एक तो हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स और दूसरा में बात करना है विक्टरमेयर टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। आप ध्यान देना, देखो एल्कोहल्स ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप ध्यान देना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन को रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दोनों तरह की रिएक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं एल्कोहल के लिए। पहले मैं बात करता हूं बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें अगर बात की जाए सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल की, तो ध्यान देना, देखो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब इसमें ऐड होगा तो ऑक्सीजन एडिशन के लिए इसमें दो साइट्स अवेलेबल हैं। आप ध्यान देना, ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है CH बॉन्ड पर और ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है CR बॉन्ड पर। दो साइट्स यहां पर अवेलेबल हैं, CH एंड CR। क्वेश्चन है कहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ध्यान देना ऑक्सीजन के अगर ऐड होने की बात की जाए तो साइट्स तो दो हैं, लेकिन इन दोनों साइट्स में से ऑक्सीजन जो यहां पर ऐड होता है वो प्रेफरेबली ऐड होता है CH बॉन्ड पर, बिकॉज CH बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव फॉर ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू CR। CH पर ऑक्सीडेशन आसान होता है CR के कंपैरिजन में। अब आप देखो CH पर ऑक्सीडेशन CR के कंपैरिजन में आसान होता है, इसका रीजन मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। इसका रीजन है, लॉजिकल पॉइंट है, ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है। CH पर ऑक्सीडेशन इजी होता है CR के कंपैरिजन में, ये रीजन मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। आप ध्यान देना, पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो जरा देखो, अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन जो ऐड होगा वो CH पर प्रेफरेबली ऐड होगा CR के कंपैरिजन में, क्योंकि CH पर ऑक्सीडेशन इजी होता है CR के कंपैरिजन में। तो देखो जब ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो जाएगा तो इस केस में प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये कंपाउंड। और अब आप ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल सिंस इट इज हैविंग मोर देन वन OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन। और जैसे कि हम डिस्कस करते हैं इसमें H2O यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा और इस H2O एलिमिनेशन के साथ में यहां पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, देखो when primary alcohol is oxidized by addition of oxygen we get aldehyde as a product। और अब आप ध्यान देना, अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो फिर से यहां पर आप देखो दो साइट्स अवेलेबल हैं CH एंड CR। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि CH पर ऑक्सीडेशन इजी होता है, तो यहां पर फिर से ऑक्सीजन ऐड होगा और ऑक्सीजन ऐड होने के साथ में यहां पर फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एसिड। इसका मतलब ये हुआ, देखो when primary alcohol is oxidized we get aldehyde and then acid। क्या बात क्लियर होगी? प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट आपको एसिड मिलेगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। सेम प्रोसेस यहां भी होगा, ऑक्सीजन प्रेफरेबली ऐड होगा CH बॉन्ड पर और ऑक्सीजन ऐड होने के साथ में यहां पर भी कंपाउंड मिलेगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड हैविंग मोर देन वन OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन, एंड अगेन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। सो सेकेंडरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब पॉइंट यहां पर आता है कि जैसे हमने कहा कि एल्डिहाइड जब फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनेगा, तो क्वेश्चन है कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन। आप ध्यान देना, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। आप ध्यान देना, एल्डिहाइड की अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज एन इजियर प्रोसेस while oxidation of ketone is difficult process। oxidation of ketone is a difficult process। याद करें, ऐसा स्टेटमेंट मैंने पहले भी दिया है, दो बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है। एक तो जब मैंने आपको ओजोनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ाई थी वहां पर मैंने आपसे कहा था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, और एक जब मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई थी वहां पर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन के यूज में मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज डिफिकल्ट। शायद आपको रीजन समझ में आ रहा होगा। देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड होने के लिए जो साइट अवेलेबल है वो CH बॉन्ड अवेलेबल है,
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि CH बॉन्ड पर ऑक्सीडेशन आसान होता है Cr के कंपैरिजन में। अब कीटोन में अगर आप देखेंगे तो एल्डिहाइड के सिमिलर कीटोन में CH बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, दोनों Cr बॉन्ड है और Cr बॉन्ड पर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। रीजन मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि क्यों CH पर आसान और Cr पर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि क्योंकि एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन के लिए CH बॉन्ड अवेलेबल है जबकि कीटोन में Cr बॉन्ड है, CH बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, ये रीजन है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और अगर आप कीटोन को एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीडाइज करते हैं तो यूल गेट एसिड। कीटोन को अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीडाइज करेंगे यूल गेट एसिड। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर भी आपको एसिड्स मिलते हैं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है जो कि एक आसान प्रोसेस है, यू विल गेट एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इन एक्सट्रीम कंडीशंस कीटोन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड्स। अब आप ध्यान देना, एक पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ध्यान देना, अगर प्राइमरी अल्कोहल में, ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं विद n नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस अल्कोहल इज n नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या मैं कह सकता हूं व्हेन इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड यू विल गेट एल्डिहाइड विद n नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? n कार्बन ही रहेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन। आप देखो, क्योंकि CH बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, CH बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो जो नंबर ऑफ कार्बन, जो कार्बन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन या कंपाउंड में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो तो सेम रहेगा। पर आप देखो यहां पर फर्दर जब ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनेगा तो यहां पर भी CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन चेन ब्रेक नहीं हो रही है, तो जो एसिड बनेगा उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, n नंबर ऑफ कार्बन। आ रहा है समझ में? और अब आप ध्यान देना, सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लेते हैं विद n नंबर ऑफ कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लेते हैं विद n नंबर ऑफ कार्बन, तो जो कीटोन आपको मिलेगा उसमें तो नंबर ऑफ कार्बन वही रहेंगे, n नंबर ऑफ कार्बन, बट जब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो अब यहां पर क्या होगा? देखो, इस केस में तो CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन कीटोन का जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर Cr बॉन्ड ब्रेक होगा। और अगर Cr बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब यहां पर आप कह सकते हैं कार्बन चेन ब्रेक होगी, और कार्बन चेन अगर ब्रेक होगी तो यहां पर जो एसिड बनेंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन आपको n से कम मिलेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड टू गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन, while secondary alcohol gets oxidized into acid with lesser number of carbon। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में। आप सोचिए, अगर आपसे कहा जाए C3H8O, C3H8O gets oxidized to give acetic acid। अगर आपको ये कहा जाए कि C3H8O an alcohol, it's an alcohol and it gets oxidized to give acetic acid, आइडेंटिफाई द अल्कोहल। अगर आपको यह कहा जाए कि एक अल्कोहल है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O और इसके ऑक्सीडेशन पर अगर आपको एसिटिक एसिड मिला तो जरा अल्कोहल पहचानो कौन सा है। अब जरा सोचिए, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक तो हम बात कर सकते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C3H8O, एंड one more alcohol is possible with the same molecular formula, isopropyl alcohol। जरा सोचिए, ये N प्रोपाइल अल्कोहल है या आप कह सकते हैं प्रोपेन 1-ऑल, और ये है प्रोपेन 2-ऑल जिसे आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह सकते हैं, कॉमन नेम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है C3H8O। अब बताओ कौन सा अल्कोहल होगा इसमें? तो जरा सोचिए, अगर मैं N प्रोपाइल अल्कोहल की बात करूं तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात करूं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये अल्कोहल प्राइमरी होता तो जो एसिड बनता उसमें नंबर ऑफ कार्बन आपको सेम मिलते, n नंबर ऑफ कार्बन। जबकि आप देखो यहां पर 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, जबकि एसिड में कितने आ रहे हैं? 2 कार्बन आ रहे हैं, लेस नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। और अगर लेस नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली यहां पर जो अल्कोहल हमने लिया होगा वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल लिया होगा, क्योंकि यहां पर 3 कार्बन है, जबकि यहां पर देखो, यहां पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, जबकि यहां पर कितने आ रहे हैं? 2 कार्बन आ रहे हैं। कार्बन अगर डिक्रीज हुआ तो फिर डेफिनेटली वो अल्कोहल कौन सा रहा होगा?
सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहा होगा। आया समझ में? इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम होता है इसमें। अब बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की, ध्यान देना। देखो टर्शियरी अल्कोहल की अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज डिफिकल्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के सिमिलर इसमें CH बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। यहां CH बॉन्ड अवेलेबल है, यहां CH बॉन्ड अवेलेबल है, बट इसमें CH बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कीटोन में CH बॉन्ड अवेलेबल नहीं है और Cr बॉन्ड पर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, वैसे यहां पर भी Cr बॉन्ड पर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगा, बट वही इंपॉसिबल नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशन में इट इज पॉसिबल। और यहां पर भी अगर बात करें तो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं एसिड्स। आया समझ में? दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसकी स्टेजेस हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं लेवल्स हैं, अलग अलग स्टेज हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का एक स्टेज तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन है, दूसरी स्टेज एसिड फॉर्मेशन है। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो एक स्टेज कीटोन फॉर्मेशन है, आगे की स्टेज एसिड फॉर्मेशन है। तो यहां प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में तो स्टेजेस हैं, हाँ, लेकिन टर्शियरी में नहीं है, क्योंकि टर्शियरी का ऑक्सीडेशन तो हमने कहा डिफिकल्ट है। और ऑक्सीडेशन टर्शियरी अल्कोहल का अगर डिफिकल्ट है तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रीम कंडीशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप स्टार्टिंग में एक्सट्रीम कंडीशन लोगे तो रिएक्शन कहां पर जाकर रुकेगी? सीधा एसिड पर जाकर रुकेगी। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट एसिड ही मिलने हैं, हाँ, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या फर्दर एसिड तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एंड सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या फर्दर एसिड तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड बनेगा या एसिड बनेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? या सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनेगा एसिड बनेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो ये डिपेंड करेगा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं, आप रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं। तो ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन कहां पर स्टॉप होगी। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, या प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, या सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए, या सेकेंडरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको याद रखने होंगे। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये ऐसी दो रिएक्शंस हैं जिसमें कौन किसे कितना रिड्यूस करेगा, कौन किसे कितना ऑक्सीडाइज करेगा, कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा, ये कुछ प्रैक्टिकल बेसिस की रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी होगी। हालांकि देखो इनकी भी मैकेनिज्म्स हैं, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म्स नहीं है, रिएक्शंस की भी मैकेनिज्म्स हम बात कर सकते हैं मैकेनिज्म्स की, लेकिन इतना डिटेल की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स हैं और उतना हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इनकी डिटेल मैकेनिज्म्स पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको रिएजेंट्स लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लिमिटेड रिएजेंट्स जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनकी केसेस आपको याद रखने होंगे, उनको आपको याद रखना है कि कौन रिएजेंट कहां तक ऑक्सीडाइज कर पाएगा, किस कंडीशन में ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो इसी में आप ध्यान देना। सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एनहाइड्राइड। आप ध्यान देना, पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एनहाइड्राइड अगर आप यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें अगर आप बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल की, तो ध्यान रखना डिपेंड करेगा आपने रिएक्शन कंडीशन क्या ली है। इफ द रिएक्शन कंडीशन इज एनहाइड्रस, if the reaction condition is anhydrous, primary alcohol gets oxidized into aldehyde. Primary alcohol gets oxidized into aldehyde. But in hydrous condition, primary alcohol gets oxidized into acid. इस केस में अगर बात की जाए तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो यहां पर एसिड में कन्वर्ट होगा। In case of 2 degree alcohol, in anhydrous condition, product is ketone. And in hydrous condition, again it is ketone. And in case of tertiary alcohol, whatever is the condition, in case of tertiary alcohol, whatever is the condition, in both the conditions there will be no oxidation of tertiary alcohol. आप जरा सोचिए, सेकेंडरी अल्कोहल में मैंने आपसे कहा कि कंडीशन कोई भी हो, दोनों ही केस में कीटोन बनेगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए तो हमें स्पेशल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, जो आगे मैं आपको बताऊंगा।
और जैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है वैसे टर्शियल अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, तो टर्शियल अल्कोहल में नो ऑक्सीडेशन। हाँ, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्योंकि आसान होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल में आपको अलग अलग केस मिला कि प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप एनहाइड्रस कंडीशन लेंगे तो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक होगा, लेकिन हाइड्रस कंडीशन लेंगे तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। कंडीशन आपको याद रखनी है, ये कंडीशंस कुछ प्रैक्टिकल बेसिस की कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है। तो पहला केस तो मैंने आपको बताया पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एनहाइड्रेट। अब एक बात ध्यान देना, देखो जो रिएजेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ, दैट इज क्रोमियम 6 कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करो, क्रोमिक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 6 है, और क्या मैं कह सकता हूँ, क्रोमियम 6 कंपाउंड्स आर ऑरेंज इन कलर। क्रोमियम 6 कंपाउंड्स आर ऑरेंज इन कलर। अब होता क्या, देखो जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। ये क्रोमियम 6 कंपाउंड जो है, जैसे ही ऑक्सीडेशन जैसे ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, इटसेल्फ रिड्यूस होगा, एंड दिस क्रोमियम 6 कंपाउंड व्हेन इट विल ऑक्सीडाइज अल्कोहल, इटसेल्फ इट विल गेट रिड्यूस्ड इनटू क्रोमियम 3। ध्यान देना, ये यहां पर ऑक्सीडाइज अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम 3 में। और जैसे कि आप जानते होंगे, क्रोमियम 3 कंपाउंड्स आर ग्रीन इन कलर। क्रोमियम 3 कंपाउंड्स आर ग्रीन इन कलर। क्या बात क्लियर हो रही है? मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं एक विजिबल चेंज आपको रिएक्शन में मिलेगा, ऑरेंज टू ग्रीन। लेकिन ये चेंज कब मिलेगा, जब क्रोमियम 6 कंपाउंड क्रोमियम 3 में कन्वर्ट होगा, क्रोमियम 6 कंपाउंड क्रोमियम 3 में रिड्यूस होगा, और क्रोमियम 6 कंपाउंड क्रोमियम 3 में रिड्यूस कब होगा, जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर हो रही बात ये? और ध्यान देना, इसी बेसिस पर इस रिएक्शन का एक प्रैक्टिकल यूज है। ध्यान देना, द रिएक्शन इज नॉन एज डाइक्रोमेट टेस्ट। द रिएक्शन इज नॉन एज डाइक्रोमेट टेस्ट एंड इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आप बता सकते हैं इस डाइक्रोमेट टेस्ट का यूज हम किस अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, कौन से अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जरा सोचिए। इसमें इस डाइक्रोमेट टेस्ट का यूज हम कौन से अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं? आंसर है, इट कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि जरा सोचिए, क्या मैं कह सकता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो ऑक्सीडेशन में कहां तक ऑक्सीडेशन होगा इससे मतलब नहीं है। अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ, जो कि प्राइमरी भी हो रहा है सेकेंडरी भी हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों का ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू, तो जैसे ही अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा ये खुद रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम 3 में, आपको विजिबल चेंज मिलेगा ऑरेंज टू ग्रीन। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इटसेल्फ रिड्यूस भी नहीं होगा, और अगर रिड्यूस नहीं होगा तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर। तो क्या मैं कह सकता हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल दोनों में ही चेंज आपको मिलेगा, विजिबल चेंज आपको मिलेगा ऑरेंज टू ग्रीन। अब जब प्राइमरी अल्कोहल में भी ऑरेंज टू ग्रीन, सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऑरेंज टू ग्रीन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है? हाँ, लेकिन अगर कलर चेंज नहीं हुआ, if it remains unchanged, if it remains orange, then tertiary alcohol is confirmed. So this reaction is used as identification of tertiary alcohol, is used in identification of tertiary alcohol and is known as dichromate test. तो ये पहला reagent है। सेकेंड, देखो इसके बाद में अगर बात की जाए क्रोमिक एनहाइड्रेट प्लस पाइरिडीन, ध्यान देना, this combination is known as Collins reagent. This combination is known as Collins reagent, या फिर अगर बात की जाए क्रोमिक एनहाइड्रेट प्लस पाइरिडीन प्लस HCl, this combination in short it is called PCC. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड PCC, इसका फुल फॉर्म है पाइरिडीनियम, इट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट में से लिखा जाता है PCC। अब एक बात ध्यान देना, अगर आप ओनली क्रोमिक एनहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, अगर आप ओनली क्रोमिक एनहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, ओनली क्रोमिक एनहाइड्रेट, तब तो कंडीशन ये है। लेकिन अगर आप क्रोमिक एनहाइड्रेट को कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर रहे हैं विद पाइरिडीन और पाइरिडीन प्लस HCl, तो इस केस में आप ध्यान देना क्या होगा,
एक्चुअली पायरिडीन या पायरिडीन प्लस HCl जो है ये क्रोमिक एनहाइड्राइड की ऑक्सीडाइजिंग पावर को रिड्यूस कर देते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होने की वजह से प्राइमरी अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडाइज होता है अप टू एसिड, अप टू एल्डिहाइड. दिस प्राइमरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड अप टू एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का फर्दर यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है. हालांकि मैंने आपसे कहा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, लेकिन हमने यहां पर क्या किया, क्रोमिक एनहाइड्राइड की ऑक्सीडाइजिंग पावर को रिड्यूस कर दिया, और ऑक्सीडाइजिंग पावर को रिड्यूस करने की वजह से, ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होने की वजह से यहां पर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है. अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात की जाए तो ये ऑक्सीडाइज होगा अप टू कीटोन. आप सोचिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होने की वजह से जब एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है तो कीटोन का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन तो वैसे डिफिकल्ट है, और 3 डिग्री अल्कोहल का भी मतलब नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है. तो ये आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं. इनका स्पेशल यूज क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, क्योंकि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन आसान होता है, लेकिन इसमें आप रिएक्शन को एल्डिहाइड पर स्टॉप कर सकते हैं. और ध्यान देना, क्योंकि ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, इसलिए इनको हम कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दीज आर कॉल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने आपको बताया. अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट केमेरोफोर. ध्यान देना, केमेरोफोर की अगर बात की जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप कह सकते हैं. हालांकि इसमें भी डिपेंड करता है हमने रिएक्शन में मीडियम क्या यूज किया. दैट कैन बी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम. अब आप ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग केमेरोफोर, तो केमेरोफोर इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it will oxidize primary alcohol into acid, whatever is the medium. In all the three mediums primary alcohol gets oxidized into acid, क्योंकि केमेरोफोर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. चाहे आप एसिडिक मीडियम लो, एल्कलाइन मीडियम लो या फिर न्यूट्रल मीडियम लो, तीनों ही केस में प्राइमरी अल्कोहल तो एसिड में कन्वर्ट होगा. सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात की जाए तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन इन न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम. न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम अगर आप लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन. अब आप सोचिए, अभी तक मैंने आपको जितने भी केसेस बताए, ये दोनों केस या इससे पहले ये केसेस और ये केस, अगर आप अभी तक जो डिस्कस किए हुए केसेस हैं इनमें देखेंगे तो अभी तक कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है और 3 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है. क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको केसेस बताए उनमें, क्योंकि हम बात करते हैं कि कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, तो इनमें इनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ. अब क्वेश्चन है कि हमें अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है एसिड में या 3 डिग्री अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज करना है. ध्यान देना, अगर हमें कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज करना है या 3 डिग्री अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज करना है, तो अब हमारे पास इसका क्या ऑप्शन है. तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें एक्सट्रीम कंडीशन लेनी होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें लेना होगा, और उसके लिए अब मैं कंडीशन बता रहा हूं. ध्यान देना, कंडीशन सी में हम लिख रहे हैं, इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल is oxidized by using acidic chemophore. ध्यान देना, if 2 degree and 3 degree alcohol is oxidized by using acidic chemophore at high temperature, आप कह सकते हैं elevated temperature condition, acids are formed as final product. The reaction involves
ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ध्यान देना, अब जो मैंने कंडीशन आपको बताई है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना और 3 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको काम में लेना होगा, एसिडिक केमिनोफोर। यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा, एसिडिक केमिनोफोर, और साथ में आपको टेम्परेचर भी हाई रखना होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं हॉट एसिडिक केमिनोफोर आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर पर आपको यूज करना होगा। एलिवेटेड टेम्परेचर, ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इस तरह से दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग एसिडिक केमिनोफोर एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब वही है हाई टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं हॉट एसिडिक केमिनोफोर। तो इस केस में फाइनल ऑक्सीडेशन होकर प्रोडक्ट आपको मिलेगा एसिड, और अगर एसिड बना तो अब हम कह सकते हैं इसका मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा। क्लियर हो रही बात ये? तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल इनटू एसिड। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। जैसे आप देखो, ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है। अब सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसमें कीटोन बनेगा। देखो, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन तक आना तो आसान है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन तक आना तो आसान है, हाँ, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हमने डिस्कस किया डिफिकल्ट है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो हमने डिस्कस किया डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप यहां पर एलिवेटेड टेम्परेचर कंडीशन लें और एसिडिक केमिनोफोर यूज करें तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। अब क्वेश्चन है, फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड कैसे बनेगा, क्या एसिड बनेगा, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन तो वैसे ही होगा जैसे एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, देखो, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में हमने डिस्कस किया कि जब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर दो साइड्स अवेलेबल हैं, CH एंड Cr। हमने कहा CH पर ऑक्सीडेशन आसान होता है Cr के कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन प्रेफरेबली CH बॉन्ड पर ऐड हो जाएगा और यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा एसिड। तो मतलब क्या हुआ, CH में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुआ, बस ऐसे ही यहां भी होगा। बस यहां पर हम कह रहे हैं कि CH बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, CH अवेलेबल नहीं है तो जो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगा वो कहां पर होगा, Cr पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। Cr बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा और यहां पर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बस यही अंतर आता है, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन CH में इंट्रोड्यूस होता है और कीटोन में ऑक्सीजन Cr में इंट्रोड्यूस होता है, और Cr पर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है CH के कंपैरिजन में। इसका रीजन बस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऑक्सीडेशन का तरीका वही है। अब आप सोचिए, जब ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो ये कीटोन जो यहां पर है, कीटोन विल कन्वर्ट इनटू एस्टर। जरा ध्यान देना, जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुआ ये एस्टर में कन्वर्ट होगा। सो कीटोन फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस्टर, और रिएक्शन कंडीशन में फिर इसका आगे होता है हाइड्रोलिसिस। ध्यान देना, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये हमने पढ़ा भी है, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बनता है अल्कोहल प्लस एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड प्लस अल्कोहल। और नहीं तो आप तो कंसेप्ट अप्लाई करो, याद करने वाली कोई बात नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं, एस्टर इज एन एसिड डेरिवेटिव एंड रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स आर एसिड रिएक्शंस। एस्टर एक एसिड डेरिवेटिव है और एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस क्या होती हैं, एसिड ही। क्या होगा देखो इसमें, वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और जरा देखो, H2O जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो पूरा मॉलिक्यूल ऐड होकर H+ रिलीज करेगा, तो कार्बन पर तो आ जाएगा वाटर का OH, बन गया एसिड। और यहां से जो H उसने रिलीज किया वाटर ने, वो H कहां जाएगा, लीविंग ग्रुप के साथ। इस O के साथ में H ऐड होगा तो ये बनेगा अल्कोहल। और अगर अल्कोहल बना तो हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, अल्कोहल फिर ऑक्सीडाइज होगा। जरा देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है तो पहले ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, पहले ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा एसिड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, देखो, दिस 2 डिग्री अल्कोहल इट विल फर्स्ट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन एंड कीटोन फाइनली इनटू एसिड्स। कौन से एसिड्स, एक तो ये एसिड बना और दूसरा एसिड ये बना। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ है।
जरा देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ और जरा देखो अगर आप ध्यान दें तो एक एसिड तो इस पार्ट से बना, इसमें 2 कार्बन है एसिटिक एसिड, और एक एसिड इस पार्ट से बना 3 कार्बन है प्रोपेनिक एसिड। ये भी एक शॉर्टकट का तरीका है, कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, एक एसिड इस पार्ट से बनाओ, एक एसिड इस पार्ट से बनाओ। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इनटू एसिड। लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन एक्सट्रीम मेंटेन करना होगा, और उसके लिए मैंने आपको बताया हॉट एसिडिक केमिनोफोर या एसिडिक केमिनोफोर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अब एक पॉइंट इसमें और मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो मैंने आपसे कहा कि CH और Cr में तो क्योंकि CH पर ऑक्सीडेशन आसान होता है तो ऑक्सीजन यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन कीटोन में हमने कहा कि CH तो है नहीं, तो ऑक्सीजन जो इंट्रोड्यूस होगा वो Cr में होगा। लेकिन अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि अगर ये Cr है तो Cr तो ये भी है, ऑक्सीजन इस साइड में भी तो इंट्रोड्यूस हो सकता था। और आप सोचिए अगर मैं ऑक्सीजन इस साइड इंट्रोड्यूस करता, बॉन्ड इस साइड वाला ब्रेक होता, तो फिर एसिड अलग बनते। तो क्वेश्चन है अगर हम यहां पर Cr में जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे कीटोन में तो किस साइड ऑक्सीजन ऐड होगा, इस वाले Cr पर या इस वाले Cr पर, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए आप ध्यान देना, इसके लिए फिर हम कंसेप्चुअली बात करेंगे दोनों R में से। देखो कीटोन में ये एक R ग्रुप है और एक R ग्रुप ये है। देखो अगर ये R ग्रुप सेम है तब तो दिक्कत ही नहीं है, R ग्रुप डिफरेंट हो गए तभी तो है ना कि कौन से वाले R ग्रुप में हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करें। तो ये डिपेंड करेगा R का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। आप याद करें कार्पेट रीअरेंजमेंट के लिए, कार्पेट रीअरेंजमेंट के लिए मैंने आपको यूनिट्स के माइग्रेट होने की टेंडेंसी का एक ऑर्डर लिखवाया था। मैं आपको बताता हूं, याद करें यूनिट्स के माइग्रेट होने की टेंडेंसी के ऑर्डर में अगर बात की जाए तो H के माइग्रेट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। याद करो H, उसके बाद में आता है फिनाइल और फिर आता है एल्काइल, और एल्काइल में भी मैंने आपको बताया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप। याद आ रहा है कुछ? यस वही ऑर्डर है, बस यहां पर आप ध्यान देना H के बाद में वहां पर मैंने आपको लिखवाया था फिनाइल, लेकिन मैं फिनाइल को यहां पर ऐड नहीं कर रहा हूं। क्यों? आप सोचिए अगर यहां पर फिनाइल हुआ तो फिनाइल का तो CO के साथ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो उसके माइग्रेट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर आप फिनॉल को लोगे तो वो तो फिनाइल को लोगे तो वो तो फिनाइल तो लास्ट में चला जाएगा इसमें। उसके बाद में फिर आएगा इसमें 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप। तो ये इन यूनिट्स के माइग्रेट होने की टेंडेंसी का ऑर्डर है जो कि आपको कार्पेट रीअरेंजमेंट में भी लिखाया जाता है। अब आप ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कीटोन में ये भी अल्काइल ग्रुप है ये भी अल्काइल ग्रुप है, तो ध्यान देना ये तो क्या मिथाइल ग्रुप, एंड दिस इज 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। और क्या मैं कह सकता हूं 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप के माइग्रेट होने की जो टेंडेंसी है वो मिथाइल से ज्यादा है, और जिस यूनिट के माइग्रेट होने की हटने की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन वहां पर प्रेफरेबली इंट्रोड्यूस होगा। और अब आप ध्यान देना, जो कंसेप्ट मैं आपसे कह रहा था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है कीटोन के कंपैरिजन में, शायद आपको समझ में आ रहा हो। क्या मैं कह सकता हूं H के माइग्रेट होने की टेंडेंसी सभी अल्काइल ग्रुप से ज्यादा है, और क्योंकि H के माइग्रेट होने की टेंडेंसी सभी अल्काइल ग्रुप से ज्यादा है इसलिए हम एल्डिहाइड में हर बार H को माइग्रेट करके ऑक्सीजन ऐड करते हैं ना कि R को। इसीलिए मैंने आपसे कहा CH पर ऑक्सीडेशन आसान होता है Cr के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि H के माइग्रेट होने की जो टेंडेंसी है वो अल्काइल ग्रुप से ज्यादा होती है। आया समझ में? सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इनटू एसिड। तो अगर कीटोन में दोनों R ग्रुप सेम है तब तो किसी भी साइड वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, लेकिन अगर दोनों R ग्रुप डिफरेंट है तो कौन सा R हटेगा वो R के हटने की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, और उसका ऑर्डर ये है। हालांकि इसके लिए एक रूल भी सजेस्टेड है, ध्यान देना, इसके लिए एक रूल भी सजेस्टेड है, पॉपऑफ्स रूल। Popoff's rule is suggested for oxidation of unsymmetrical ketone. It is suggested for oxidation of unsymmetrical ketones. For oxidation of unsymmetrical ketones. जरा देखो पॉपऑफ्स रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो अनसिमेट्रिकल कीटोन समझ रहे ना, अनसिमेट्रिकल कीटोन दैट इज कीटोन विद 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। ऐसा कीटोन जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। अब जरा सोचिए अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो ऑक्सीजन किस साइड इंट्रोड्यूस होगा, इस साइड या फिर इस साइड? हालांकि उसके लिए कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करेगा दोनों आर ग्रुप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट एक रूल भी सजेस्टेड है और वो रूल है पॉपऑफ्स रूल। अकॉर्डिंग टू द रूल
अकॉर्डिंग टू द रूल CO group remains with CO group remains with smaller alkyl group. CO group remains with smaller alkyl group. ये जो CO group होगा दोनों alkyl group में से किसके साथ रहेगा? स्मॉलर alkyl group के साथ में रहेगा. हटेगा कौन? बड़ा वाला alkyl group हटेगा. जरा ऑर्डर के हिसाब से भी सोचिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बड़े वाले alkyl group के माइग्रेट होने की टेंडेंसी ज्यादा है. हालांकि देखो छोटे और बड़े का मतलब तो नंबर ऑफ कार्बन है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कंसेप्ट की अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, डिग्री ऑफ एल्काइल ग्रुप है. एल्काइल ग्रुप की डिग्री के अकॉर्डिंग उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड होगा. डिग्री जितनी ज्यादा होगी उसके हटने की टेंडेंसी, माइग्रेट होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी. तो ठीक है, रूल आपको पता होना चाहिए कि पॉपऑफ रूल क्या है और किस रिएक्शन के लिए सजेस्टेड है, लेकिन इसका यूज हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में करेंगे नहीं. हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई के लिए तो ये ऑर्डर यूज करेंगे, कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे. ये बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे मार्कोनिक-ऑफ रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस फॉलो मार्कोनिक-ऑफ रूल बताया था आपको. लेकिन क्या एल्कीन्स एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्कोनिक-ऑफ रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है क्या सभी रिएक्शन में? नो. बहुत सारे फेलियर्स हमने देखे थे. तो बस रूल आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप याद करो वहां पर भी मैंने आपसे कहा था हम तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे. तो ठीक है, पॉपऑफ रूल क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि it is suggested for oxidation of unsymmetrical ketones in which according to the rule CO group remains with smaller alkyl group. CO group उस alkyl group के साथ में रहेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है. ठीक है, रूल पता होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ alkyl group. तो जब भी प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे. हाँ, आपसे यही पूछ लिया जाए कि पॉपऑफ रूल क्या होता है या किस रिएक्शन के लिए सजेस्टेड है, तो एटलीस्ट वो तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स by addition of oxygen. अब आप देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए. एक तो हम बात करते हैं बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा हम बात करते हैं बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के रिमूवल से ऑक्सीडेशन हम कैसे कर सकते हैं अल्कोहल का, वो अब मैं नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल ये हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा 2 रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है. एक तो हम बात कर रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और सेकंड हमें डिस्कस करना है विक्टरमेयर टेस्ट, दैट इज टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकंड एंड टर्शियरी अल्कोहल. देखो अल्कोहल ऑक्सीडेशन में अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें मैंने आपको बताया कि अल्कोहल ऑक्सीडेशन में 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज पॉसिबल बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज आल्सो पॉसिबल बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन एडिशन के साथ में अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो किस तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और किस तरह के रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पॉपऑफ रूल भी बताया है. और अब हम बात करते हैं बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव करना ये भी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना. और इसके लिए हम बात करेंगे बाय कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन. आप ध्यान देना, अल्कोहल का अगर आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डीहाइड्रोजनेशन करते हैं तो डीहाइड्रोजनेशन इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. और इसके लिए जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कॉपर. 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्शन में मेंटेन करते हैं. देखो प्रोसेस क्या होगा इन दिस प्रोसेस, इन कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. जो अल्कोहल होगा उसे हम क्या करेंगे, ओवर द कॉपर मेटल पास करेंगे. 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशन आपको मेंटेन करना होता है. देखो इस रिएक्शन की एज सच कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस आप ऐसा समझ लें. आप याद करें हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. एल्कीन चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, मैं आपको बताता हूं. याद करें उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड होती है. जैसे ही एल्कीन या एल्काइन ओवर द मेटल पास होती है,
हाइड्रोजन्स का साइमल्टेनियस एडिशन स्टार्ट होता है एल्कीन या एल्काइन पर। तो याद करें वो जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बस उसका एकदम रिवर्स प्रोसेस आप समझ लें, ये रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, जब एल्कोहल ओवर द मेटल पास होगा तो क्या होगा, उसमें से जो मेटल आप यूज करें इसमें कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये क्या करेगा, एल्कोहल में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। मतलब उसमें तो क्या होता था, मेटल सरफेस पर जो हाइड्रोजन होती थी वो एल्कीन या एल्काइन पर ऐड होती थी। इसमें क्या होगा, एल्कोहल में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा मेटल। अब आप ध्यान देना, देखो इसमें अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, इफ प्राइमरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो प्रोसेस क्या होगा इस केस में, -H2 डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, एल्कोहल में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा मेटल, और जो हाइड्रोजन इसमें एब्स्ट्रैक्ट हो गए, एक तो एल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन आप कह सकते हैं, बिकॉज alcoholic group is bonded with the carbon, that will be called alpha carbon, and hydrogen present on alpha carbon will be called alpha hydrogen। तो ये दोनों हाइड्रोजन इसमें एलिमिनेट होंगे, और इन हाइड्रोजन्स के एलिमिनेशन के साथ में यहां पर जो कंपाउंड हमें मिलेगा that will be aldehyde। तो ये हम बात कर सकते हैं, देखो on catalytic dehydrogenation of primary alcohol we get aldehyde as a product। नेक्स्ट आप देखो, अगर आप इसमें सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो प्रोसेस वही रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल में भी, -H2। यहां पर भी अगर बात की जाए तो -H2 प्रोसेस होगा, और फिर से वही एल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन्स इसमें एलिमिनेट होंगे, और इन हाइड्रोजन्स के एलिमिनेशन के साथ में इस केस में जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी कीटोन। सो 1 डिग्री अल्कोहल विल गिव एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल विल गिव कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल में हमें प्रोडक्ट कीटोन मिलेगा। और अब आप ध्यान देना, पॉइंट आता है कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ये ध्यान देना इस रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मेनली यहां से आता है, क्योंकि देखो इसमें स्पेशलिटी क्या होगी रिएक्शन में, आप ध्यान देना। देखो 3 डिग्री अल्कोहल की अगर बात की जाए कि व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहां पर प्रोसेस क्या होगा, ध्यान देना। देखो हमने जैसा कि बात करें कि डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जो हाइड्रोजन इसमें एलिमिनेट होते हैं वो एक तो एल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन है और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। अब जरा ध्यान देना, 3 डिग्री अल्कोहल की अगर बात की जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल में हम बात कर सकते हैं देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर तो यहां पर -H2 तो नहीं हो पाएगा। जो हम डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में, वो प्रोसेस यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, सिंस 3 डिग्री अल्कोहल डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे में क्वेश्चन है कि क्या फिर हम यहां पर बात करेंगे नो रिएक्शन की, तो ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहां पर नो रिएक्शन भी नहीं है, प्रोसेस तो होगा लेकिन डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस ना होकर के यहां पर प्रोसेस होता है डीहाइड्रेशन -H2O। क्योंकि देखो आप 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, और अगर आपने टेम्परेचर कंडीशन रिएक्शन में मेंटेन की है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो याद करें हमने रिएक्शन डिस्कस की थी डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और उसमें भी आप याद करें इन डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, दैट इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल है, वैसे इसमें एलिमिनेशन फास्ट होता है, एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिव है, और इतना टेम्परेचर अगर आपने मेंटेन किया है तो इस केस में क्या होता है, देखो प्रोसेस डीहाइड्रोजनेशन ना होकर के डीहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, और डीहाइड्रेशन में जब H2 इसमें एलिमिनेट होगा तो ध्यान देना H2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड हमें मिलता है इसमें एल्कीन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी एल्कीन, और ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्हेन अल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये तो जनरल बात है कि डीहाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल इज द स्पेशल केस इन विच इट्स नॉट डीहाइड्रोजनेशन, इट इज डीहाइड्रेशन। और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, एल्कीन। क्या मैं कह सकता हूं एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहां पर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और ध्यान देना, मेनली मैंने आपसे कहा कि जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो यहीं से फ्रेम होता है। आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री अल्कोहल व्हेन पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वी गेट एल्कीन दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। आप ध्यान देना,
इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। C4H10O एन एल्कोहल is passed over copper at 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ P, और P के लिए आपको एक कंडीशन गिवन है, P डीकलराइजेस ब्रोमीन सॉल्यूशन। एल्कोहल इज, आपको एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10O and that is passed over copper at 300 degree Celsius temperature, we get P as the product and P decolorizes bromine solution. Now you have to identify which alcohol will be used in this reaction. एक बात सोचिए, अगर P ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज कर रहा है मतलब डेफिनेटली P क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और आप सोचिए alcohol passed over copper at 300 degree Celsius temperature, if there is formation of unsaturated compound, it is very clear that the alcohol used in the reaction is 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से ही तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है ना। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि अगर P डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन सॉल्यूशन को, मतलब P अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो हमें कौन से अल्कोहल से मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा व्हेन पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसका मतलब C4H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको 3 डिग्री अल्कोहल आइडेंटिफाई करना होगा। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की अगर बात की जाए तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जबकि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल स्ट्रक्चर से एकदम क्लियर है, 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और एन ब्यूटाइल अल्कोहल भी 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो देखो एन ब्यूटाइल अल्कोहल की अगर बात की जाए तो इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज आल्सो 1 डिग्री, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज 2 डिग्री एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज 3 डिग्री। और डेफिनेटली यहां पर अल्कोहल अगर 3 डिग्री होगा तभी तो जब आप उसको ओवर द कॉपर मेटल पास करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो जो प्रोडक्ट आपको P मिलेगा वो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा एल्कीन, एंड दैट एल्कीन विल डीकलराइज ब्रोमीन सॉल्यूशन। तो ऐसा क्वेश्चन यहां पर फ्रेम होता है। आया समझ में? तो ये हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का सेकंड केस डिस्कस किया, जिसमें हमने बात की है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय डीहाइड्रोजनेशन। आया समझ में? अब मैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का एक लास्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, जो कि एक स्पेशल केस है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं। आप ध्यान देना वो केस क्या है, ध्यान देना। बात करते हैं ऑक्सीडेशन यूजिंग पर आयोडिक एसिड। ध्यान देना, इट इज पर आयोडिक एसिड HiO4 और लेड टेट्रा एसीटेट। देखो HiO4 पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसीटेट की अगर बात की जाए तो ये स्पेसिफिक साइट पर ऑक्सीडेशन के लिए इनका हम यूज करते हैं। ये जो रिएजेंट्स हैं इनका यूज हम किसके लिए, किस कंडीशन में करते हैं, टू ऑक्सीडाइज स्पेसिफिक या टू कंप्लीट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम इन रिएजेंट्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन वो स्पेसिफिक साइट क्या होगी, तो ध्यान देना 3 साइट्स आपको माइंड में रखना है इसमें। दीज रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में आप इन रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं जिनमें पास वाले कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो, या कार्बोनाइल ग्रुप्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, कार्बोनाइल ग्रुप पास हो, या फिर एल्कोहलिक ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन आपको मिले, लेकिन होना एडजेसेंट चाहिए। या तो एल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट हो, या कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट हो, या एल्कोहलिक एंड कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर हो। ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप पर आयोडिक एसिड या फिर लेड टेट्रा एसीटेट का यूज कर सकते हैं। कंडीशंस आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन किन कंपाउंड्स का पॉसिबल है, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसमें 3 कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसीटेट, इन व्हिच वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आर दोज हैविंग OH ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर, कार्बोनाइल ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर। राइट? क्वेश्चन है प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा समझ लें, बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी एक ट्रिक बना रखी है। जैसे आप याद करो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, याद करो एल्कीन्स एंड एल्काइंस का जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो उसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी। जैसे एल्कीन की बात करें तो डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऐड करो, बस वैसे ही कुछ ट्रिक यहां पर हम अप्लाई करते हैं। ध्यान देना, देखो जब आप इन 3 कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसीटेट, तो इसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की ट्रिक क्या रहेगी, ध्यान देना। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो और OH ग्रुप ऐड करो। आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है और OH ग्रुप ऐड कर देना है।
ऐसे यहां भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, OH ग्रुप ऐड करो, और यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो और OH ग्रुप ऐड करो। आ रही बात समझ में? अब जरा देखो, मैं आपको यहां पर इस वाले कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बताता हूं। ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, यहां पर जब आप OH ग्रुप ऐड करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एसिड, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एसिड। आ रहा है समझ में? और देखो, ये बॉन्ड ब्रेक करके जब आप OH ग्रुप ऐड करेंगे तो वन OH ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वन मोर OH ग्रुप, मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं टू OH ग्रुप्स विल बी प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन। जैसा कि हम बात करते हैं मोर देन वन OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होगा। H2 आप इसमें से एलिमिनेट करो और H2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर मिल जाएगा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड, यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। आया समझ में? तो ये प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जब आप इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग पर आयोडिक एसिड दैट इज HiO4 और लेड टेट्रा एसीटेट। आया समझ में? अब जरा देखो, इस केस में अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा और यहां से भी आपको क्या मिलेगा? एसिड। तो दोनों पार्ट से एसिड मिलेगा। इस केस में जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन है, तो इस वाले पार्ट से आपको मिलेगा कार्बोनाइल कंपाउंड और इस वाले पार्ट से भी क्या मिलेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कंडीशन। बस इस तरह से आप उन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में इनका यूज कर सकते हैं जिनमें OH ग्रुप पास पास वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो, या कार्बोनाइल ग्रुप एक दूसरे के पास पास हो, या फिर कार्बोनाइल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप पास पास हो। ध्यान देना, गैप नहीं होना चाहिए। गैप अगर हुआ तो उस केस में हम कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के लिए इनका यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप देखो, एल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर, कार्बोनाइल ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर, कार्बोनाइल ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर। ऐसे कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड्स में हम ले सकते हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ग्लूकोज। ये कंपाउंड अगर आपने लिया, सपोज ये कंपाउंड आप ले रहे हैं ग्लूकोज, तो देखो ग्लूकोज में आप कह सकते हैं एल्कोहलिक ग्रुप्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, इवन कार्बोनाइल ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप आर आल्सो एडजेसेंट टू ईच अदर। तो देखो, कार्बोनाइल ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप, ये वाला केस हो गया, और एल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर, ये वाला केस हो गया। तो बस कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन के लिए आप पर आयोडिक एसिड या लेड टेट्रा एसीटेट का यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्रिक अप्लाई करो। देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड में OH ग्रुप ऐड करो। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि यहां भी अल्कोहलिक ग्रुप है, दोनों अल्कोहलिक ग्रुप पास पास हैं, तो यहां भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, OH ग्रुप ऐड करो। फिर यहां पर भी अल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर है, तो यहां भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, OH ग्रुप ऐड करो। फिर यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके OH ग्रुप ऐड करेंगे, और यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके OH ग्रुप ऐड करेंगे। आया समझ में? अब जरा देखो, इस वाले पार्ट से अगर बात की जाए तो इस वाले पार्ट से तो आपको मिलेगा एसिड, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH। आ रहा है समझ में? अब जरा देखो, ये जो पार्ट है इसमें इस कार्बन पर वन OH ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, टू मोर OH ग्रुप, क्योंकि दोनों साइड वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो दो OH ग्रुप हम ऐड करेंगे। तो जरा देखो, इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो एक OH ग्रुप तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, और 2 OH ग्रुप हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करने हैं। 3 OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन। क्या करें? H2 एलिमिनेट कर दें, और देखो यहां पर जब आप H2 एलिमिनेट करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं, फिर तो यहां से भी आपको फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा। इसका मतलब, तो जरा देखो, यहां से फॉर्मिक एसिड मिला, यहां से भी फॉर्मिक एसिड मिलेगा, तो फिर तो आप देखो, जैसे इस कार्बन पर 1 2 3 OH ग्रुप होंगे, ऐसे यहां भी 3 OH ग्रुप, यहां भी 3 और यहां भी 3। तो फिर तो आप देखो, इन सभी में केसेस आपको यहां पर फॉर्मिक एसिड वाला ही मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। और लास्ट वाले केस में आप देखो, लास्ट वाले केस की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 OH ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट, एक OH ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वन मोर OH ग्रुप अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, और माइनस H2 होगा, तो माइनस H2O से यहां पर मिल जाएगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग पर आयोडिक एसिड, और यू कैन यूज लेड टेट्रा एसीटेट, यू विल गेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। आया समझ में? तो इस तरह से आप इन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए पर आयोडिक एसिड या फिर लेड टेट्रा एसीटेट का यूज कर सकते हैं।
क्लियर बात ये। अब इसी के साथ में देखो एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बस अब मुझे इसमें लास्ट डिस्कस करना है विक्टरमेयर टेस्ट। लास्ट हमें क्या डिस्कस करना है इसमें, विक्टरमेयर टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। बस उसी के साथ में हमारा एल्कोहल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एल्कोहल में लास्ट हम डिस्कस करते हैं विक्टरमेयर टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी एल्कोहल। आप याद करें विक्टरमेयर टेस्ट के अलावा हमने पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट टू में प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक और रिएक्शन यूज की थी, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। याद आ रहा है, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट भी हम प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो विक्टरमेयर टेस्ट और ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट की अगर बात की जाए, एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट इज अ सिंगल रिएजेंट टेस्ट। उसमें हम एक सिंगल रिएजेंट यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट दैट इज HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और उसके थ्रू हम प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन विक्टरमेयर टेस्ट की अगर बात की जाए तो इस केस में आप ध्यान देना, नॉट अ सिंगल रिएजेंट, सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी एल्कोहल। और ध्यान देना उसमें रिएजेंट्स का सीक्वेंस क्या है, पहले हम लेते हैं इसमें P प्लस I2। एल्कोहल इज फर्स्ट रिएक्टेड विद P प्लस I2 followed by reaction with silver nitrate, followed by reaction with nitrous acid, followed by reaction with sodium hydroxide। तो सिंगल रिएजेंट टेस्ट नहीं है, सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स, ओवरऑल 4 रिएजेंट्स आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे इसमें प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी एल्कोहल्स को। ध्यान देना, तो सबसे पहले हम बात करें रिएक्शन विद PI3 P प्लस I2। याद करो एल्कोहल की P प्लस I2 के साथ में रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करें रिएक्शन विद PX3 जिसमें बाय प्रोडक्ट H3PO3 फिक्स होता है। मैंने 3 रिएजेंट्स आपको ऐसे बताए थे, SOCl2 पायरिडीन, PCl5 एंड PX3, जिनमें बाय प्रोडक्ट्स फिक्स्ड होते हैं। तो देखो P प्लस I2 की अगर बात की जाए तो इट इज PI3, और इस केस में हमने डिस्कस किया बाय प्रोडक्ट फिक्स होता है H3PO3। H3PO3 अगर आप इसमें बाय प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर अंडरस्टूड है कि यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी आयोडाइन। ध्यान देना, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल विल रिएक्ट विद PI3, तो H3PO3 निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा आयोडाइन। इसी तरह से जब सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो यहां पर भी प्रोडक्ट आयोडाइन बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर भी प्रोडक्ट आयोडाइन बनेगा। अब सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट में सेकेंड रिएजेंट क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्राइट। याद करें सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन हैलाइड के साथ में मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं रिएक्शन ऑफ हैलाइड विद सोडियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट। कंपैरेटिव रिएक्शन हमने डिस्कस की थी जिसमें सोडियम नाइट्राइट तो हमने डिस्कस किया था आयनिक और सिल्वर नाइट्राइट कोवेलेंट। याद आ रहा है, तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ में जो रिएक्शन है यहां पर हमने डिस्कस किया था कि सिल्वर नाइट्राइट इज कोवेलेंट, और इस केस में जो मेनली प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है नाइट्रो कंपाउंड। तो इस केस में यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा नाइट्रो कंपाउंड, यहां पर भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा नाइट्रो कंपाउंड, और इस केस में भी नाइट्रो कंपाउंड, राइट। और अब आप ध्यान देना सीक्वेंस में नेक्स्ट रिएजेंट हम ले रहे हैं नाइट्रस एसिड। देखो पहली 2 रिएक्शन जो है रिएजेंट्स की वो तो ऑलरेडी आप हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके लिए न्यू रिएक्शंस नहीं है। हाँ, थर्ड रिएक्शन जो है इसमें नाइट्रस एसिड की नाइट्रो कंपाउंड के साथ में रिएक्शन, ये आपके लिए एक न्यू रिएक्शन है, और इसमें प्रोडक्ट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान देना, देखो नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ में लेंगे तो यहां पर बाय प्रोडक्ट में बनता है वाटर। आप ध्यान देना, यहां पर बाय प्रोडक्ट बनेगा वाटर। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो नाइट्रो कंपाउंड के साथ में जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है तो यहां पर मैंने आपसे कहा बाय प्रोडक्ट बनेगा वाटर। अब बताओ वाटर फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन चाहिए। देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें कैसे मिलेंगे, ध्यान देना, आप समझना। देखो आप इसको ऐसे याद रखो, ये नाइट्रस एसिड इस नाइट्रो कंपाउंड के पास जाता है और बोलता है भाई हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है। तो बोले वाटर का फॉर्मेशन करना है तो क्या चाहिए, तो नाइट्रस एसिड ने कहा हमें वाटर फॉर्मेशन के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए और 2 एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो ये नाइट्रो कंपाउंड इससे बोलता है कि अगर ऐसा है तो चलो मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। मैं 2 एसिडिक हाइड्रोजन अपने कंट्रीब्यूट करूंगा क्योंकि मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रो कंपाउंड हैज एसिडिक हाइड्रोजन,
इट्स अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। नाइट्रो कंपाउंड्स का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है, और नाइट्रो कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉटोमेरिज्म। याद करो, नाइट्रो कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म होता है, और जो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करते हैं उनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना यही तो टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है ना। तो देखो, नाइट्रस एसिड ने जब नाइट्रो कंपाउंड से कहा भाई हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है, आप क्या हेल्प करोगे, तो नाइट्रो कंपाउंड ने कहा मैं 2 एसिडिक हाइड्रोजन देने का काम करूंगा। तो नाइट्रस एसिड ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं ऑक्सीजन देने का काम करूंगा, मिलकर के वाटर बनाएंगे। तो इसने अपने 2 एसिडिक हाइड्रोजन दिए, इसने अपना ऑक्सीजन दिया -H2, इस तरह से बना वाटर। और ये जो पार्ट है ये अब आप कार्बन से कनेक्ट कर दें, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद रखने की। तो -H2 के साथ में यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा डबल बॉन्ड NOH, NO2, ये प्रोडक्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। इसी तरह से यहां पर ध्यान देना, इसी तरह से जब नाइट्रस एसिड इस नाइट्रो कंपाउंड के पास जाता है और इससे भी सेम डिमांड करता है, वो बोलता है भाई वाटर का फॉर्मेशन करना है, आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे। तो इस नाइट्रो कंपाउंड ने कहा भाई मेरे पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, मैं अपना एक एसिडिक हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो नाइट्रस एसिड ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं अपना OH कंट्रीब्यूट करूंगा, मिलकर के वाटर बनाएंगे। तो इस बार ये -H2O, तो रिमेनिंग पार्ट कार्बन से कनेक्ट कर दो, तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये कंपाउंड, राइट। और इसी तरह से जब नाइट्रस एसिड 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड के पास जाता है और यहां पर सेम डिमांड करता है कि भाई हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है, नाइट्रो कंपाउंड आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, तो नाइट्रो कंपाउंड ने कहा मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, हवा। क्योंकि आप सोचिए इस नाइट्रो कंपाउंड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ना, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, तो ये यहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे नो रिएक्शन। आप ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे नो रिएक्शन की, इस केस में देयर विल बी नो रिएक्शन। अब आप सुनिए इस बात को, देखो जब 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड की नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो यहां पर ये कंपाउंड मिलता है। इस कंपाउंड का नेम भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिस कंपाउंड इज नॉन एज नाइट्रोलिक एसिड, दिस कंपाउंड इज नॉन एज नाइट्रोलिक एसिड। ये यहां पर नाइट्रोलिक एसिड बनता है, और ध्यान देना जैसे ही नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है यहां पर सॉल्यूशन का कलर आपको मिलता है ब्लू कलर। सुनिएगा इस बात को, इस केस में जब बात करते हैं नाइट्रस एसिड की तो यहां पर हमें सॉल्यूशन का कलर मिलता है ब्लू। इन दिस केस द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड जब नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनता है, इसका भी नेम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिस कंपाउंड इज नॉन एज स्यूडोनाइट्रॉल। This compound is known as pseudonitrile, और इस स्यूडोनाइट्रोल के फॉर्मेशन के साथ में यहां पर भी सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। ध्यान दीजिएगा, इस केस में भी जब स्यूडोनाइट्रोल का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर भी सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। और जैसे कि हम बात करें कि 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, इन दिस केस द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। अब जरा देखो, इसका मतलब जैसे ही हम नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इन द सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स, क्या मैं कह सकता हूं इस स्टेज पर 3 डिग्री अल्कोहल का तो कन्फर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन के साथ में सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में भी रिएक्शन के साथ में सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। तो अगर सॉल्यूशन कलरलेस है तो फिर 3 डिग्री अल्कोहल कंफर्म्ड। तो 3 डिग्री अल्कोहल का कंफर्मेशन तो इस स्टेज पर हो जाता है,
मतलब इन 3 रिएजेंट्स के यूज करने के साथ में ही 3 डिग्री अल्कोहल तो कंफर्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सॉल्यूशन का कलर ब्लू हुआ तो हमें नहीं पता है कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन का कलर ब्लू है। तो अब फाइनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको फोर्थ रिएजेंट यूज करना होगा, एंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो जरा ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बना था दैट इज नाइट्रोलिक एसिड। एसिड है, NaOH के साथ में एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी, और एसिड बेस्ड रिएक्शन में क्या होगा देखो, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। सुनिएगा, NaOH एज अ बेस इस कंपाउंड से एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा। दिस इज नाइट्रोलिक एसिड, और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन समझ में आ रहा है कौन सा, ये हाइड्रोजन है। तो ये OH माइनस एज अ बेस यहां से H प्लस ले लेगा, यहां से H प्लस ले लेगा, तो ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन इसमें होगी। और जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, RC डबल बॉन्ड N O माइनस, क्योंकि इसमें से H प्लस तो जा चुका है, और इस O माइनस के साथ में एसोसिएट हो जाएगा Na प्लस, और यहां पर NO2 ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ध्यान देना, दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। ये इस नाइट्रोलिक एसिड का सॉल्ट ही तो बना। जैसे देखो हम कहते हैं ना एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम एसीटेट, वैसे ही नाइट्रोलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट उसे हम कहेंगे सोडियम नाइट्रोलेट। तो ध्यान देना, यहां पर हम बात करते हैं दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज सोडियम नाइट्रोलेट, इट इज सोडियम नाइट्रोलेट। और ध्यान देना, जैसे ही सोडियम नाइट्रोलेट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन का कलर यहां पर चेंज होगा, नाउ इट बिकम्स रेड कलर। ध्यान देना, नाउ इट बिकम्स रेड कलर, यहां पर अब रेड कलर अपीयर होगा। इट बिकम्स रेड। क्या बात समझ में आ रही है? जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड हमें मिला था वो मिला था स्यूडोनाइट्रोल। क्या मैं कह सकता हूं, इन स्यूडोनाइट्रोल देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। जरा देखो, ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर नहीं है, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर यहां पर हम बात कर सकते हैं रिएक्शन विद NaOH, देयर विल बी नो रिएक्शन। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर NaOH के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगी, और अगर NaOH के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब दिस सॉल्यूशन विल रिमेन ब्लू कलर, दिस सॉल्यूशन विल रिमेन ब्लू। और ये तो ऑलरेडी हम कलरलेस पर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। अल्टीमेटली आप देखो, नाइट्रस एसिड के साथ में जब आप रिएक्शन करवाएंगे इन द सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स, तो इस स्टेज पर 3 डिग्री अल्कोहल कंफर्म हो जाएगा विद कलरलेस सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन का कलर ब्लू मिलता है तो दैट कैन बी प्राइमरी अल्कोहल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, और दैट कैन बी सेकेंडरी अल्कोहल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोनाइट्रोल। क्वेश्चन है अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो फाइनल रिएजेंट हम यूज करेंगे NaOH। अगर ब्लू कलर अपीयर हुआ है ड्यू टू नाइट्रोलिक एसिड फॉर्मेशन, तो नाइट्रोलिक एसिड क्या करेगा, NaOH के साथ में एसिड बेस कर जाएगा, यहां पर बनेगा सोडियम नाइट्रोलेट, और सोडियम नाइट्रोलेट फॉर्मेशन के साथ में अब सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर। आ रही बात समझ में? और सेकेंडरी अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग बना है स्यूडोनाइट्रोल, अगर इसकी वजह से ब्लू कलर अपीयर हुआ है तो NaOH के साथ में इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि स्यूडोनाइट्रोल में देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशन का कलर क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय विक्टरमेट टेस्ट। अब ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग कलर क्या मिला फाइनली आपको, रेड कलर। प्राइमरी अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग फाइनली कलर आपको क्या मिला, रेड कलर। सेकेंडरी अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो यहां पर कलर क्या मिला, ब्लू कलर, और टर्शियरी अल्कोहल में इट इज कलरलेस। ध्यान देना, रेड कलर, ब्लू कलर एंड कलरलेस। ध्यान देना, R for red, B for blue and C for colorless। R for red primary alcohol के corresponding, B for blue secondary alcohol के corresponding, and C for colorless tertiary alcohol के corresponding। This Victormeyer test is also called RBC test। Victormeyer test को RBC test भी कहा जाता है। RBC समझ रहे हैं ना, ये RBC test वो RBC test नहीं है, it is red blue colorless। कलर्स के बेसिस पर हमने प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट किया है। So this is about Victormeyer test। अब एक बात ध्यान देना, देखो Victormeyer test was suggested to differentiate primary, second and tertiary alcohol। Victormeyer test को प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए सजेस्ट किया गया, लेकिन इसका मैं इनडायरेक्ट यूज प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी हैलाइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकता हूं। इसका मैं इनडायरेक्टली यूज
प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी कर सकता हूं। क्योंकि आप सोचिए, अगर मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड्स दिए हैं, तो देखो ये रहा प्राइमरी हैलाइड, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी हैलाइड, तो मैं यहां से प्रोसेस को स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जो भी विजिबल चेंज आ रहे हैं वो तो यहां पर आ रहे हैं ना। तो मैं इनडायरेक्टली इसका यूज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी कर सकता हूं। इवन आप देखो, इनडायरेक्टली मैं इस टेस्ट का यूज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी कर सकता हूं, क्योंकि जो भी विजिबल चेंज आ रहे हैं वो इसके बाद में आ रहे हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन विक्टोमेट टेस्ट की अगर बात की जाए तो विक्टोमेट टेस्ट तो हम तभी कहेंगे जब आप एल्कोहल के लिए इसका यूज करेंगे, क्योंकि विक्टोमेट टेस्ट में इन सारे रिएजेंट्स का यूज होना जरूरी है, और P+I2 का यूज तो तभी कर पाओगे जब आप रिएक्शन को एल्कोहल से स्टार्ट करोगे। तो ठीक है, द टेस्ट वाज सजेस्टेड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, बट इट कैन बी इनडायरेक्टली यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड्स एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स आल्सो। आया समझ में? इसी के साथ में विक्टोमेट टेस्ट कंप्लीट, हमारा एल्कोहल चैप्टर फिनिश। तो एल्कोहल चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब इसके बाद में हमें डिस्कस करना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर डिस्कस करना है, उसकी भी काफी रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो 90% 95% चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मतलब अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट टू फिनिश। बस अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ में एल्कोहल चैप्टर फिनिश, और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स।